नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर्स में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, यहाँ तैयारी करने का मतलब एक ही है, आप टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त है। यूपी टीजीटी आर्ट की बात हो रही है मित्रों, तो यूपी से जुड़ा हुआ डाटा भी देखना आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो है सांस्कृतिक क्षेत्र से क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे प्रमुख नृत्य कहाँ कहाँ से हैं, किस बेल्ट से हैं, या फिर कभी कभी जो है भाषा विकास से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो है उर्दू अकेदमी की बात हो, कहाँ पे है, या फिर उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई, कहाँ पे है, या फिर कभी कभी पूछ लेता है भारत रत्न से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व, जैसे पूछे बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक में कब मिला था, या फिर पूछ ले डॉक्टर भगवान दास को जो दार्शनिक थे उत्तर प्रदेश से थे, कब मिला था भारत रत्न। या हो सकता कभी कभी कवियों के उपनाम पूछ लेता है। जैसे राजा शिव प्रसाद का क्या नाम है? सितारे हिंद। अमीर खुसरो को तूताए हिंद कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। तो इन सब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से पेन पेपर उठा लिए होंगे। अगर कुछ नया लगे तो नोट डाउन कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो काम है ये यूपी पीसीएस स्पेशल भी हो जाएगा, यूपी पीसीएस स्पेशल भी हो जाएगा जो 2023 के लिए चल रहा है। ठीक है, उसमें भी काम दे जाएगा जो लोग उसकी तैयारी कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख नृत्यों की अगर बात करते हैं मित्रों, तो पहला नृत्य हम लोग जोगनी नृत्य लेते हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश को कई मंडलों में बांटा गया है। इसमें से एक बेल्ट अवध क्षेत्र में होता है। अवध क्षेत्र में आप जानते होंगे जिसमें अयोध्या आ जाए, गोरखपुर आ जाए, लखनऊ आ जाए, बाराबंकी आ जाए, गोंडा आ जाए, बहराइच आ जाए, उन्नाव आ जाए, यानी इस साइड वाला बेल्ट आपका आ जाए। यह नृत्य जो है, यह शैली विशेष करके रामनवमी के अवसर पे मनाई जाती है और पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। तो पुरुषों के द्वारा जोगनी नृत्य किया जाता है, महिलाओं के रूप में उन्हें सजाया जाता है उस जो है काम के लिए। तो ऐसा काम वो जो है कर पाते हैं। वहाँ से आगे बात करते हैं फरुहाई नृत्य की बात है। दूसरा नाम जो है फरुहाई नृत्य है मित्रों। ये कहाँ पे है? ये भी अवध क्षेत्रों में अहिरों के द्वारा किया जाता है। अहिर एक जात है जिसे जो है यादव समाज कहा जाता है, यादव समाज, तो उनके द्वारा किया जाता है। फरुहाई नृत्य है, उत्तर प्रदेश का है, याद रखना। कभी कभी यही पूछेगा कहाँ से है फरुहाई नृत्य, यूपी के यादव समाज से। अगला पॉइंट, विदेशिया नृत्य की अगर बात करते हैं मित्रों, विदेशिया नृत्य जो है ये पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित है और पति के विदेश या बाहर से कहीं दूर जाने पर उसकी पत्नी द्वारा करुणा और प्रणय वार्ता के दृश्य को प्रकट करने वाला नृत्य होता है। कहने का मतलब ये है, जब पति बाहर जाए कमाने के लिए, जैसे घर से बाहर जाए, कुछ लोग बाहर महानगरों में जाते हैं कमाने के लिए, कुछ लोग विदेश चले जाते हैं, तो उस दृश्य में जो पत्नी का दृश्य है वो कैसा होता है? वो करुणा भरी निगाहों से देखती है। तो ये विदेशिया नृत्य ऐसा है कि सैया विदेश जा रहे हैं, ऐसा नृत्य हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? यूपी के पूर्वांचल वाले बेल्ट में हो रहा है, जौनपुर, गाजीपुर, ये वाला बेल्ट। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण नाम आ रहा है मित्रों नटवरी नृत्य का। ये यूपी का है नटवरी नृत्य, याद रखना। ये भी पूर्वांचल क्षेत्र का होता है और अहिरों के द्वारा किया जाता है। अहिर मतलब यादव समाज के द्वारा किया जाता है, यादव। अगला पॉइंट आता है मित्रों धोबिया नृत्य की। अगर धोबिया नृत्य की हम बात करें तो यह भी पूर्वांचल का नृत्य होता है। इसे मांगलिक अवसर पे किया जाता है। कोई शुभ कार्य होता है तो पूर्वांचल में जो है धोबिया नृत्य होता है। जैसे किसी के यहाँ मुंडन हो, जन्मदिन हो, या किसी के यहाँ शादी विवाह हो, तो उसमें भी धोबिया नृत्य होता है। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला नृत्य जो आता है वो कर्मा नृत्य आता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना। कर्मा नृत्य पूछा जाता है, परीक्षाओं में छपता है, चाहे वीडियो का पेपर दें, चाहे यूपीपी का, चाहे पीसीएस का। यूपी स्पेशल जहां भी पूछ लिया जाए वहां पे ये प्रश्न छप सकता है। कर्मा नृत्य जो है मित्रों ये सोनभद्र और मिर्जापुर के खरवार आदिवासियों द्वारा फसल बोने और होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य होता है। तो ये पूछा जाता है कर्मा नृत्य किस बेल्ट में? तो बुंदेलखंड वाले बेल्ट में आता है। जिला कौन सा है? तो आपका रावटसगंज वाला सोनभद्र है और मिर्जापुर आपका दिया गया है। दोनों जिले में ऐसा जो है नृत्य किया जाता है। अच्छा नृत्य माना जाता है और जो है क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे से बनता है। आगे बात करें, अगला नृत्य आता है मित्रों सैरा या फिर सौरा नृत्य।
ये सैरा या फिर सौरा नृत्य कहाँ पे होता है मित्रों? ये भी सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के आदिवासियों द्वारा ही किया जाता है। आप जानते हैं भारत में सबसे बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिसमें गौड़ जनजाति जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला नृत्य आता है चौलर नृत्य। चौलर नृत्य की अगर बात करते हैं मित्रों, तो ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हेतु किया जाता है। जब इंद्र भगवान नाखुश हो जाते हैं तो उनको मनाने के लिए, बढ़िया वर्षा हो जाए, इसके लिए चौलर नृत्य होता है। किस बेल्ट में होता है? ये भी आपके सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाले बेल्ट में होता है। अगला नाम आता है धीवर नृत्य का। मित्रों, धीवर नृत्य की अगर बात करते हैं, ये कहार जाति के द्वारा जो है शुभ अवसरों पे किया जाता है। कहार जाति वही जो पहले डोली उठाया करते थे, आप जानते होंगे, पहले डोली उठाया करते थे, वो है कहार जाति। तो ये धीवर नृत्य किया करते थे। यूपी का स्पेशल नृत्य है धीवर नृत्य, याद रखना। अगला पॉइंट आता है सैरा नृत्य की। सैरा नृत्य की अगर बात करते हैं तो सैरा नृत्य में क्या आता है? बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा जब फसल कटाई का समय आता है तब जो है वो सैरा नृत्य करते हैं। और आगे बात करते हैं पासी नृत्य का नाम आया। पासी नृत्य अगर बात करते हैं तो पासी जाति के द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की भांति जो है नृत्य किया जाता है। जो लोग क्षेत्रीय लोग हैं उधर देखते होंगे कि वो लोग जो है अपने देवी देवताओं को मनाने के लिए कभी कभी जो है लाठी लेकर के, कभी कुछ लेकर के, कुछ ना कुछ जो है स्पेशल करते हैं। तो ऐसा जो है नृत्य वो लोग करते हैं। आगे बात करें मित्रों, सबसे इम्पोर्टेंट आ गया है, आपको लगाना है छोलिया नृत्य। ये छोलिया नृत्य कहाँ का स्पेशल है? तो छोलिया नृत्य याद रखना यूपी का स्पेशल नृत्य माना जाता है। राजपूतों के द्वारा विवाह उत्सव पर एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढोल लेकर के किया जाता है। बहुत अच्छा नृत्य माना जाता है ये आपका छोलिया नृत्य। कौन करता है? राजपूत समाज करता है, याद रखना। यूपी का है, ऐसा मत लगाना कि पंजाब लगा देना, ठीक है। आगे बात करते हैं छपेली नृत्य का नाम आ रहा है मित्रों। छपेली नृत्य की अगर बात करते हैं तो एक हाथ में रुमाल है और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर के किया जाने वाला नृत्य में आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। तो एक हाथ में रुमाल ले लो, दूसरे हाथ में दर्पण यानी शीशा ले लो, फिर उसमें आध्यात्म से जोड़ो और इसकी अच्छाई की कामना करो। ऐसा नृत्य है आपका छपेली नृत्य मित्रों। देवी नृत्य की अगर बात करते हैं तो देवी नृत्य कहाँ का है? ये भी आपके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र का है और वहाँ पे बढ़िया से किया जाता है। धुरिया नृत्य की अगर बात करते हैं मित्रों, धुरिया नृत्य भी आपके बुंदेलखंड के कुम्हार प्रजापति के द्वारा जो है किया जाता है और स्त्री वेश धारण करते हैं। पुरुषों को स्त्री वेश धारण कराया जाता है कुम्हार जाति के द्वारा। जो लोग मिट्टी का कार्य करते हैं, मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनके द्वारा जो है बुंदेलखंड में धुरिया नृत्य किया जाता है। आगे बात करें, अगला पॉइंट आता है पाई डंडा नृत्य। ये पाई डंडा नृत्य कहाँ का है मित्रों? ये भी बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा गुजरात के डांडिया नृत्य के समान किया जाता है। तो ये भी बुंदेलखंड के अहिरों के द्वारा किया जाता है और गुजरात के डांडिया नृत्य के समान होता है। जैसे डंडिया लेकर के हाथ में जो है वहाँ पे डांडिया बहुत फेमस है गुजरात का, ऐसे बुंदेलखंड के अहिरों के द्वारा यानी यादवों के समाज के द्वारा किया जाता है पाई डंडा नृत्य। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला कौन सा नृत्य आता है जो बहुत फेमस हो जाता है? तो वो नृत्य आपका है राई नृत्य। राई नृत्य, राई नृत्य की अगर बात करते हैं तो ये बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा विशेष करके श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के अवसर पर मयूर की भांति किया जाने वाला बहुत मार्मिक नृत्य है राई नृत्य। इसे मयूर नृत्य भी कई लोग कह देते हैं। तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पे बुंदेलखंड की महिलाएं मयूर नृत्य करती हैं, जिसका नाम राई नृत्य भी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना स्पेशल यूपी। अगला पॉइंट, दीप नृत्य की बात करते हैं मित्रों। दीप नृत्य की अगर बात करें तो ये बुंदेलखंड के अहिरों के द्वारा प्रज्वलित दीपों से भरी थाली अथवा परात सर पे रख करके किया जाता है। आप देखते होंगे जैसे किसी किसी फिल्मों में दर्शाया जाता है, ऐसा दृश्य यहाँ देखने को मिल जाता है। बुंदेलखंड वाले बेल्ट में होता है, यादव समाज के द्वारा यानी अहिरों के द्वारा किया जाता है। और दीप प्रज्वलित करके आप एक थाल में रखो या फिर एक बड़े से थाल में रखो, उसको सर पे ले करके फिर महिलाएं नृत्य करती हैं। ऐसा दृश्य जो है दीप नृत्य होता है, बुंदेलखंड वाले बेल्ट में होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, दीप नृत्य किस क्षेत्र में होता है?
वहाँ पे कभी कभी राज्यों की बात होगी तो यूपी एमपी इस टाइप से दिया जाएगा तो यूपी लगाना। अगर कभी कभी यूपी के जिलों की बात करता है तो बुंदेलखंड वाला बेल्ट दे देगा, अवध वाला बेल्ट दे देगा, पूर्वी वाला पश्चिमी वाला उत्तर प्रदेश का नाम देगा, तो हाँ बुंदेलखंड लगाना। आगे बात करते हैं मयूर नृत्य आ गया मित्रों। अभी आपने देखा था राई नृत्य भी मयूर नृत्य की भांति था, तो मयूर नृत्य की अगर बात करते हैं तो यह नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र में किया जाता है और नर्तक जो है मोर पंख के वस्त्र धारण करते हैं। बस जो नाचने वाले होते हैं वो मोर का केवल पंख यूज करते हैं, फिर मयूर नृत्य करते हैं, अच्छे से नृत्य करते हैं। आगे बात करें ब्रज क्षेत्र मतलब मथुरा वृंदावन ये वाला, ठीक है। आगे बात करें कार्तिक नृत्य। मित्रों ये कार्तिक नृत्य भी इम्पोर्टेंट नृत्य होता है और ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों के द्वारा कृष्ण और गोपी बन करके किया जाता है। तो कार्तिक नृत्य भी बहुत फेमस नृत्य होता है। आगे बात करते हैं, दो चार नृत्य और रह गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ आगे और करेंगे। आगे बात करें तो अगला नृत्य आता है कालाबाजी नृत्य। कुछ लोग कलाबाजी कहते हैं, कुछ लोग कालाबाजी कहते हैं। मित्रों कालाबाजी नृत्य है, ये अवध क्षेत्र में लोग जो है मोर बजा करके कच्ची घोड़ी पर बैठ करके नृत्य किया करते हैं। ऐसी कालाबाजी नृत्य आपके अवध बेल्ट में होती है। अवध बेल्ट मतलब यही लखनऊ, उन्नाव और ये फैजाबाद और अयोध्या वाला बेल्ट आपका, जिसमें देवी पाटन मंडल भी शामिल हो, वो नृत्य होता है। मोर बाजा करके जो है कच्ची घोड़ी पे बैठ करके बढ़िया से कलाबाजी होती रहती है, ऐसा नृत्य होता रहता है। आगे बात करते हैं ख्याल नृत्य की। अगर ख्याल नृत्य की बात करते हैं मित्रों तो उसमें कहा जाता है पुत्र रत्न के जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाने वाला जो नृत्य है वो आपका ख्याल नृत्य है। ख्याल नृत्य जब पुत्र का जन्म होता है बुंदेलखंड वाले बेल्ट में तो वहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है। नृत्य इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, यूपी में आता है बुंदेलखंड वाला बेल्ट, वहाँ पे किया जाता है। आगे कानरा नृत्य की बात करते हैं मित्रों। जो कानरा नृत्य है आपका, ये भी बुंदेलखंड के धोबी समाज में प्रचलित होता है। धोबी समाज मतलब जो कपड़े धुलते हैं उनका काम है, तो उन्हें धोबी कहा जाता है मित्रों, समझना। और आज की डेट में तो बहुत सारे लॉन्ड्री वाले हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन पहले का जो काम था उसमें धोबी समाज कपड़े से जुड़े हुए थे। कपड़े धुलाई का काम, प्रेस करने का काम, इससे जुड़ा हुआ लोग जो है वो धोबी समाज में आते थे। तो बुंदेलखंड का ये नृत्य है, कानरा नृत्य इसका नाम है। आगे बात करते हैं झूला नृत्य। याद रखना, इम्पोर्टेंट नाम आपका, ब्रज क्षेत्र में आता है, सावन मास में ये झूला नृत्य होता है और फेमस नृत्य है, याद रखना। चरकुला नृत्य पूछा गया है मित्रों, इस पे स्टार लगा लेना। चरकुला नृत्य की अगर बात करते हैं तो ब्रजवासियों के द्वारा किया जाने वाला घड़ा नृत्य है, जिसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पे रख करके नृत्य किया जाता है। बैलगाड़ी पहिया हो या कोई बड़ा वाला है ऐसा दृश्य जिसमें कई घड़े एक साथ में आ जाएं, फिर उसे सर पे रख करके नृत्य किया जाता है, ये चरुकुला नृत्य होता है। किस बेल्ट का है? ये ब्रज वाले बेल्ट का है मित्रों। ब्रज विकास परिषद का भी स्थापना योगी गवर्नमेंट ने कर दिया है, तो अब तो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन हाँ, याद रखना, मथुरा वृंदावन वाले बेल्ट में चरुकुला नृत्य होता है, यूपी का एक स्पेशल नृत्य है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। आगे बात करते हैं नरसिंह नृत्य की बात करेंगे। नरसिंह नृत्य क्या होता है मित्रों? नरसिंह नृत्य की अगर बात करते हैं तो यह भी ब्रज क्षेत्र में नरसिंह चतुर्दशी को किया जाने वाला नृत्य होता है। तो ये भी नृत्य जो है आपकी यूपी से जुड़ा हुआ है। अब इसमें से हो सकता कोई पूछ ले चरुकुला, कोई पूछ ले कानरा, कोई पूछ ले आपसे कालाबाजी, या फिर कोई पूछ ले आपसे नरसिंह नृत्य, तो कोई भी पूछ सकता है। तो उससे जुड़ा हुआ डाटा आपको याद होना चाहिए कि ये इस वाले बेल्ट का होता है, क्योंकि यूपी स्पेशल में यूपी से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट की मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट नाम भाषा विकास की बात होती है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में पहली भाषा जो है आधिकारिक भाषा वो हिंदी होती है, और दूसरी जो है वो 1989 ईस्वी में उर्दू आती है, उसको द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। राजभाषा शब्द का प्रयोग हुआ है, याद रखना। उत्तर प्रदेश के भाषाई संस्थान अलग अलग हैं, जिनके मुख्यालय अलग अलग हैं, तो उन्हें आपको याद रखना होगा। जैसे हिंदुस्तानी एकेडमी की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पे है मित्रों? ये प्रयागराज में स्थित है, और 1927 में हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना हुई थी। याद रखना, क्वेश्चन छप सकता है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की अगर बात करते हैं 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये लखनऊ में स्थित है, नवाबों की नगरी में स्थित है।
तीसरा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है, ये कहाँ पे है, 1976 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये भी आपके लखनऊ में ही स्थित हुआ था। क्योंकि यूपी की जो राजधानी है वो लखनऊ है, इसलिए ज़्यादातर संस्थान, ज़्यादातर विभाग आपके लखनऊ से ही संबंध रखेंगे। आगे बात करें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की बात करें, ये भी 1976 में ही एस्टेब्लिश होता है, ये भी लखनऊ में स्थित है। और आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की अगर बात करते हैं मित्रों, 94 में इसकी स्थापना होती है 1994 में, और लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान स्थित है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की अगर बात करते हैं, सिंधी को बढ़ावा देने के लिए सिंधी अकादमी 1997 में एस्टेब्लिश होता है, ये भी आपके लखनऊ में ही स्थित है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की, तो इसकी स्थापना भी लखनऊ में ही आपकी हुई है। याद रखना, हो सकता आपसे हिंदी संस्थान जो 1976 में एस्टेब्लिश होता है पूछ ले, या हो सकता आपसे हिंदुस्तानी अकेडमी पूछ ले कहाँ पे स्थित है, जो 1927 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये मुख्यालय जरूर याद रखना मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे विशेष करके नज़र बना लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हो सके तो एक बार पढ़ लेना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कुछ महत्वपूर्ण जो है आपके कवि हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और उनके उपनाम या फिर लोकप्रिय नाम हैं, तो उन्हें देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे आपको हम बताएं तो सबसे पहला नाम जो आता है ये आता है मलिक मोहम्मद का। ये कवि हैं और कवि मलिक मोहम्मद को उपनाम क्या मिला है, जायसी उपनाम से ये कविताएं लिखा करते थे। तो मलिक मोहम्मद का उपनाम क्या है, जायसी है, याद रखना। अमीर खुसरो की अगर बात करते हैं, अमीर खुसरो जिसने क्या है, किसका आविष्कार किया था आप जानते होंगे, तो इसे तूत ए हिंद के नाम से या फिर तूताए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, संगीत का जन्मदाता कई लोग इसे कहते हैं। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है मित्रों, कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय की अगर बात करते हैं, ये किस उपनाम से जो है कविताएं लिखा करते हैं, हरि औध के नाम से, हरि औध के नाम से इन्होंने कविताएं की हैं। इनका संबंध यूपी से है, याद रखना, उत्तर प्रदेश से। और आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है कवि में सूर्यकांत त्रिपाठी का। सूर्यकांत त्रिपाठी की अगर बात करते हैं, कई जगह इन्हें निराला के नाम से कविताएं आपको मिल जाएंगी, कई जगह आपको महाप्राण निराला के नाम से आपको कविताएं मिल जाएंगी। तो महाप्राण और निराला ये दोनों उपनाम हैं, किसके उपनाम हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी के उपनाम है। आगे बात करते हैं मित्रों, हरवंश राय की अगर बात करते हैं, तो हरवंश राय जी को जो है बच्चन की उपाधि मिली थी, बच्चन की उपाधि हरवंश राय बच्चन होता है। और हालावादी कवि ये होते हैं हरवंश राय बच्चन, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ठीक है। बहुत अच्छी मधुशाला कविताएं लिखी थी, मधुशाला, मधुशाला। आगे बात करते हैं राजा शिव प्रसाद की। राजा शिव प्रसाद ये भी बहुत अच्छे कवि हुए हैं और इनकी जो कविताएं थी वो सितारे हिंद के उपनाम से जानी जाती थी। आप देखते होंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इसीलिए पूरा नाम लिखा मिलता होगा आपको। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है मित्रों भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात करते हैं तो हिंदी में नव जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे स्टार लगा लेना, याद रखना मित्रों। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। आगे तुलसीदास की बात होती है। बाबा तुलसीदास आजकल तो खूब ज़्यादा जो है चर्चा में भी हैं, तो हिंदी के जो है जातीय कवि के रूप में इन्हें संज्ञा प्राप्त है। तो हिंदी के जातीय कवि के रूप में किसे संज्ञा प्राप्त है, बाबा तुलसीदास को प्राप्त है, याद रखना। तुलसीदास, तुलसीकृत रामचरितमानस के निर्माता तुलसीदास जी ही थे, तो उन्हें हिंदी के जातीय कवि के रूप में जाना जाता है। आगे बात करते हैं महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा को प्यार से लोग आधुनिक युग की मीरा का उपमा दिए हुए हैं। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी हैं, याद रखना मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और आगे बात करते हैं धनपत राय की बात होती है। धनपत राय की अगर बात करें तो मुंशी प्रेमचंद्र इनका उपनाम होता है। धनपत राय जी का मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से आपको बहुत सारी कविताएं देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारे साहित्यिक दृश्य देखने को मिल जाएंगे। तो ये बात आपकी उपनामों से हो गई। कवियों में जो हो सकता है आपसे छप जाए वो अमीर खुसरो या तूतिए हिंद का नाम छप जाए, या हो सकता महादेवी वर्मा का आधुनिक युग की मीरा छप जाए। तो याद रखना मित्रों, इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, इसीलिए सभी को कराया गया, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है इम्पोर्टेंट्स में भी इम्पोर्टेंस बनाया जा सकता है, लेकिन आपको सब याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आया भारत रत्न से सम्मानित उत्तर
उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व। आप जानते हैं मित्रों, भारत रत्न भारत का सबसे पहला वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, जिसको मिल जाता है फिर उसकी ख्याति हो जाती है, और ख्याति प्राप्त व्यक्ति को ही भारत रत्न मिलता है, ये भी खासियत होती है। आप जानते होंगे भारत में व्यक्तित्व के क्रम लगते हैं, उसमें से चौथे पायदान पे या पांचवें पायदान पे आपको भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को भी स्थान दिया जाता है। तो ये सब बहुत ऊंची हस्तियों को मिलता है जो बहुत अच्छा काम ईमानदारी से अपने करते रहते हैं। राष्ट्र निर्माण की भावना में राष्ट्र को आगे ले जाने का जो है इनका उद्देश्य होता है, उन्हीं को मिलता है। आप जानते होंगे सबसे पहला व्यक्ति दार्शनिक थे, पढ़े लिखे थे, पहले उपराष्ट्रपति थे, नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दार्शनिक थे, 1954 में इन्हें जो है भारत रत्न मिलता है। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति भी रहे हैं, याद रखना, इनका संबंध यूपी से रहा। आगे बात करें, दूसरा नाम आता है डॉक्टर भगवान दास का। ये भी दार्शनिक थे, उत्तर प्रदेश से संबंध था, 1954 में इन्हें भी भारत रत्न मिला था, यूपी से इनका भी संबंध रहा है। तीसरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आता है। ये वर्तमान समय में पीएम होते हैं, पीएम प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसी समय जब ये भारत रत्न खुद को लेते हैं। राजनीति से संबंध रहा है, 1955 में पंडित नेहरू ने अपने आप को जो है भारत रत्न से नवाजा था, यूपी से इनका संबंध था। और आगे बात करते हैं मित्रों, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की बात आती है। आप जानते हैं इनके नाम से कॉलेज भी चलता है और राजनीति में इनका दबदबा रहा है। 1957 ईस्वी में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। आप जानते हैं भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों की सूची केंद्र सरकार के पास जाती है और केंद्र सरकार की जो है अनुमति से ही खेल मंत्रालय के द्वारा ये सब सम्मान दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन जी का नाम है। आप जानते हैं टंडन जी लखनऊ से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं, राजनीति में इनका दबदबा रहा है। 1961 में जो है पुरुषोत्तम दास टंडन जी को भारत रत्न दिया है भारत सरकार ने। और आगे बात करते हैं, इंदिरा गांधी जी की बात होगी। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी लेडी हैं, आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। बांग्लादेश का जन्म इन्हीं के दिमाग से हुआ था, तो राजनीति में इनका सक्रिय दिमाग था। 1971 में इन्होंने बांग्लादेश को पैदा किया और 1971 में इन्हें भारत रत्न भी मिल जाता है। याद रखना, ये सब व्यक्तित्व तो ऐसे हैं जो खुद ही प्रधानमंत्री रहे हों, खुद ही जो है भारत रत्न ले रहे हों। जैसे मोदी जी आज कहें कि हम प्रधानमंत्री हैं तो अपने सभी खासम खास को भारत रत्न बांट दें, ऐसा काम उस टाइम हुआ था। अब ये सब थोड़ा सा गलत बात है। आगे बात करते हैं, राजीव गांधी की बात होती है मित्रों। राजीव गांधी जो है गांधी परिवार से अच्छे से संबंधित हैं और राजनीति से इनका जो है अच्छा नाता रहा है। भारत में कंप्यूटर लाने का श्रेय इन्हीं के नाम पे जाता है। 1991 में राजीव गांधी जी को जो है भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। अब पंडित रविशंकर की बात क्यों ना हो, पंडित रविशंकर जी को जो है जो सितार वादक रहे हैं, इनको 1999 ईस्वी में, कब 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उसके बाद यूपी के पाने वाले बिस्मिल्लाह खान जी हैं। बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई वादक हैं। याद रखना, रविशंकर सितार वादक हैं और जो है बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई बजाते थे। इन्हें 2001 में भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस टाइम सरकार हुआ करती थी। उसके बाद मोदी जी आए, 2 लोगों को लगातार जो है भारत रत्न दिए। उसके बाद भूल गए कि भारत रत्न भी किसी को देना होता है। आप जानते हैं हर साल गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन नहीं दिया गया। 2014 में पंडित मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत पाते हैं, समाज सुधारक होते हैं और इन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित है मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार। अगला नाम होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीति से संबंध रखते हैं और राजनीति से संबंध रखते हुए 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया था। अटल जी का योगदान राजनीति में विशेष है। आप सभी जानते हैं कि कैसी इनकी छवि रही है और कैसे कद के ये नेता रहे हैं। तो इन सभी बातों पे आपने अपनी जो है भावनाएं प्रकट की हों
जो इम्पोर्टेंस लगा हो उसे नोट डाउन कर लेना मित्रों, क्योंकि आपने सपना सजोया है। कोई भी परीक्षाएं हो यूपी स्पेशल पूछे ही लिया जाता है, चाहे आने वाली परीक्षा वीडियो की हो या फिर आपका पीसीएस का हो। कोई भी डाटा ऐसा जो यूपी से जुड़ा हुआ परीक्षा है उसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखना। टीजीटी पीजीटी आर्ट को हम ध्यान में रख के ही ये पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसे हम ध्यान से निकाल दे रहे हैं। तो इस पर आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि भाषा विकास या फिर कोई नृत्य या फिर कोई ऐसा यूपी स्पेशल व्यक्तित्व हो सकता है आपसे पूछ ले, बिस्मिल्लाह खान जी को जो है भारत रत्न कब दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो उन्हें भी आप कर ले जाएं, इसलिए इसे भी कराया जा रहा है। इसे भी उतना इम्पोर्टेंस देना जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। इसे विविधि के क्षेत्र में आते हैं मित्रों, तो इन्हें आपको देखने की आवश्यकता है। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।